जाओ, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तुम खड़े हो जाओ। নেতৃত্বরা যাচ্ছেন সফরের সামনে। বিভিন্ন জেলা নেতৃত্বরা রয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরে। অমিত শাহ হেলিকপ্টার এসে নেমেছে এবং সেখানে কৈলাস বিজয়বর্গী এবং कौन है मेरा साथ हो गया हमरा रेडा पे আস্তে না এবং এখানে গাড়ি রাউন্ড দেওয়া শুরু করছে। ভাই হবে না ভাই ভাই अमित शाह जी स्वागतम। सर्वभारतीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। सर्वभारतीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह स्वागतम, सर्वभारतीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। बीजेपी 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 जिंदाबाद। विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म
सम्मेलन हुआ उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस स्थान, पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। धन्यवाद। ঠিক তারপরে একাধিক গাড়ি রয়েছে, সেই গাড়ির মধ্যে কিন্তু অমিত শাহ রয়েছেন, তিনি নামবেন একে একে। সেকেন্ড পাইলট রয়েছে, এবার থার্ড যে গাড়ি, সেই গাড়িতেই অমিত শাহ রয়েছেন। কাশি বাড়িতে খেতে সনাতন সিংহর বাড়িতে আমাদের ফ্রেমে দেখতে পাচ্ছ ছবি। सामने छोड़ दीजिए दादा, दादा सामने
অমিত শাহ ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন সনাতন সিংহের বাড়িতে। সেই ছবি দেখছেন আপনারা সরাসরি মেদিনীপুরের বালিগুড়ি থেকে ঢুকে গেছে অমিত শাহ। অমিত শাহ একদম সনাতন সিংহের না না ব্যান্ডিং ছাড়ি কাছে না, এখানে ওই জ্যামার লাগানো। হ্যাঁ জ্যামার ये संदेश किसानों को जरूर देना चाहता है कि उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है और सरकार और किसान के घर संदेश देने की कोशिश उनको समाप्त करना चाहिए। कोई संशोधन जरूरी हो तो वो जरूर करेंगे और करना हो। खास तौर से अभी में जहां किसानों के आंदोलन के जरिए ही ममता उनको मोबिलाइज करके ही सत्ता में पहुंची थी। नंदीग्राम का जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो एक आंदोलन हुआ था जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी भूमिका अदा की थी, तो वहाँ जाकर অমিত শাহ পৌঁছে গিয়েছেন সনাতন সিংহের বাড়িতে এবং খাটিয়াতে বসলেন। এই মুহূর্তে খাটিয়াতে বসলেন, সেই ছবি দেখছেন আপনারা সরাসরি এএনএম নিউজে। प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी जा रहे हैं। तो सारे नेता वहाँ पर चारपाई पर बैठे हुए हैं और उसके बाद जो किसान परिवार है उसके घर में भारतीय जनता पार्टी मैडम दिलीप आप जगह तो क्यों बोले আর কত সময় দিবে বল পৌঁছবে মাসিবুদা দাদা সামনেটা ছাড়ুন। দাদা পরে গালাগালি इधर बादी का कौन કેટલા લોકો આવ્યા? 7-8 જણા આવે છે. તમારી જોડે મળશું સાંજે. તમારી જોડે મળશું સાંજે. ગુડ ટુ સી યુ. বনশ্রী মাইতি কন্টাই, তাপসী মণ্ডল এমএলএ হলদিয়া, অশোক দিন্ডা এমএলএ তমলুক, সুদীপ মুখার্জি এমএলএ পুরুলিয়া, বিশ্বজিৎ কুণ্ড এমএলএ কালনা, সৈকত পাঞ্জা এমএলএ ইস্ট বর্ধমান, শিলভদ্র দত্ত এমএলএ
দীপালি বিশ্বাস এমএলএ গাজল, শুক্রা মুন্ডা এমএলএ। ভারত মাতা কে জয় শ্রীরাম। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई आप लोगों की आवाज को क्या होता है? ऐसे बोलते हैं भारत माता की जय। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, मेरे मित्र और पार्टी के महासचिव भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय जी, हमारे नेता অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণভূমি, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের পূর্ণভূমি, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার পূর্ণভূমি, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের মাটি। একদিকে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম লালমাটি, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর বালু মাটি। একদিকে খড়গপুর রেলনগরী, অন্যদিকে হলদিয়া শিল্পনগরী। আজকে এই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঐতিহাসিক কলেজিয়েট ময়দান অনেক ঘটনার সাক্ষী, অনেক বিপ্লবের সাক্ষী। সেই মাটিকে প্রণাম করে আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, নমস্কার, জোহার, সালাম জানিয়ে আমি দু চারটি কথা নিবেদন করব। এই বিরাট সভাতে আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাবো সভার সঞ্চালক, সাংসদ, তরুণ নেতা, কর্মী সমাজের প্রাণের নেতা জ্যোতির্ময় মাহাতোকে। আমি শ্রদ্ধা জানাবো রাজ্য সভাপতি, মেদিনীপুরের সাংসদ, আজকের সভার সভাপতি এবং লোকপ্রিয় নেতা আমাদের সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয়কে। আর আজকে তিনি আমাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টি, আজকে যে পার্টি জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে, যে পার্টি গীতার যে সেই কথা বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় বসুধৈব কুটুম্বকম, সেই নীতিকে বিশ্বাস করে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি আমার বড় ভাই, আমার দাদা, দেশের আন বান শান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং যিনি 19 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে 8 মাসের মধ্যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূরণ করেছেন। তিনি আর কেউ নয়, তিনি অমিত শাহজি। অমিত শাহজির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতদিনে। তিনি তখন মহামন্ত্রী পার্টির, অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি। পূর্ব ইউপি চার্জে 14 সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি দলকে জিতিয়েছেন, ইউপিতে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। তখন অশোক রোডের পুরনো পার্টি অফিস, তার সামনে একটা ছোট্ট ঘরে অমিত জি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন। আর সেই দর্শনে সুযোগ করে দিয়েছিলেন এখন উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের সিদ্ধার্থনাথ সিনহা। তিনি কোনোদিন আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে একদিনও বলেননি। তিনি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হই,
আমার দলের লোকেরা 21 বছর যাদের জন্য করেছি, যাদের জন্য অকৃতদার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তারা আমার খোঁজ নেয়নি। অমিত জি আমার খোঁজ দুবার নিয়েছে, তাকে আমি কোটি কোটি নমন জানাই। এই সভাতে কৈলাস বিজয় বর্গী জি আছেন, তার পরিচয় আলাদা ভাবে তেমন না, সুসংগঠক আছেন। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মুকুল রায় আমাকে সবসময় উৎসাহিত করেছে, শুভেন্দু আত্মসম্মান বোধ যদি তোর থাকে, তুই তৃণমূলে থাকবি না, তোর কিচ্ছু দরকার নেই, চলে আয়, আমরা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। আজকে তার কথাও রাখতে পেরেছি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী আছেন, সাংসদরা আছেন, মোর্চার সভাপতিরা আছেন, স্বপনদার মতো নেতারা আছেন, অর্জুন সিং এর মতো 100 কেস করেছে ওর বিরুদ্ধে, মেরে ফেলার চক্রান্ত হয়েছে। আমার ভাই মনীষকে কেড়ে নিয়ে গেছে। 2009 থেকে 14 মনীষ আমার ইউথের প্রেসিডেন্ট ছিল, অর্জুন সিং মাথা নত করেনি। লোকের চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাবো, কৃতজ্ঞতা জানাবো। আপনারা অমিত জির কথা শুনতে এসেছেন, আমি তো সবে শুরু করলাম। 24 ঘন্টায় 16 ঘন্টা টাইম দিই, বুথে বুথে পাড়ায় পাড়ায় পাবেন। আশ্বস্ত করছি আপনাদের, সমীর দাসকে আশ্বস্ত করছি, সুভাষ সম্পত্তিকে আশ্বস্ত করছি, অন্তরা ভট্টাচার্যকে আশ্বস্ত করছি, নবারুণ নায়ককে আশ্বস্ত করছি, অনুপ চক্রবর্তীকে। শুভেন্দু মাতব্বরি করতে তৃণমূল বিজেপিতে আসেনি, তৃণমূল শ্রেণী। শুভেন্দু আপনাদের উপরে খবরদারি করবে না। শুভেন্দু কর্মী হিসেবে যা পার্টি নির্দেশ দেবে তাই পালন করবে। পতাকা লাগাতে বললে লাগাবো, এবার জীবন করতে বললে করবো। আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারতরত্ন, তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না। আপনারা বলুন, 98 সালে যখন তৃণমূল প্রতিষ্ঠা হয়, কার শরিক ছিল এনডিএর পার্টনার? 98 লোকসভাতে 9 আর 2 11 জোটে জিতেছিল। রাহুল সিনহা আছেন, রাহুলরা বলতে পারবেন জোট ছিল না। 99-তে আমি পার্টি জয়েন করেছিলাম, আমার পুরনো পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস। 9 আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে ডক্টর নীতিশ সেনগুপ্ত এনডিএর প্রার্থী ছিলেন, তাকে কাঁথি থেকে জিতানোতে আমাদের ভূমিকা ছিল না। এই মাঠে কয়েকদিন আগে তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, দল গঠনের পরে কাঁথিতে লড়েছিলাম, আমরা দ্বিতীয় হয়েছিলাম। উদ্দেশ্যটা কি? যে অধিকারীদের বাদ দিয়ে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আপনি এবারেও দ্বিতীয় হবেন, প্রথম হতে পারবেন না। প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি হবে, সরকার তৈরি করবে। আমার প্রিয় ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থক 135 জনের আত্মবলিদান খুব কষ্ট হয় দেখলে। অনেক কাজ হয়তো আমরা করতে বাধ্য, মানে সমর্থন করিনি, কিন্তু আজকে এই কাজগুলো একটা ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, আত্মসম্মান নিয়ে কেউ থাকতে পারে না। যেখানে আস্থা নেই, যেখানে বিশ্বাস নেই, যেখানে সম্মান নেই, সেখানে থাকবো না। এটাই আমাদের মেদিনীপুরের গৌরব। বলছে মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি বলুন তো, মাকে যিনি গর্ভধারণী, যিনি জন্ম দিয়েছেন মা, আমার মায়ের নাম গায়ত্রী অধিকারী, তিনি আমার মা, অন্য কেউ আমার মা না। আরেকজন কে মা? আরেকজন মা বিবেকানন্দ বলে গেছেন, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ভগিনী নিবেদিতা একটা বই লিখেছিলেন, তার নাম দা মাস্টার অ্যাজ আই স হিম। সেই বইতে ভগিনী নিবেদিতা বলছেন, দ্য কুইন অফ অ্যাডোরেশন ওয়াজ হিজ মাদারল্যান্ড, অর্থাৎ ভারত মাতা হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবী। যদি মা কাউকে বলতে হয়, ভারত মাতাকে মা বলবো, অন্য কাউকে মা বলতে পারবো না। আজকে আমি পরিশেষে বলবো, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচিগুলোকে রাজ্যে চালু না করা, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচিগুলোকে নাম পাল্টে দেওয়া, আর যে ভারতবর্ষ, যে বাংলা কৃষ্টি সংস্কৃতির জায়গা, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, সেই বাংলায় অমিত শাহকে বহিরাগত বলছে।
কৈলাস বিজয় বর্গীকে বহিরাগত বলছে, শিবপ্রকাশকে বহিরাগত বলছে, অমিত মালবিয়াকে বহিরাগত বলছে। আমরা বলি, আমি বলেছি কয়েকদিন আগে, আমরা আগে ভারতীয় তারপরে বাঙালি, এই বহুত্ববাদ নষ্ট করতে আমরা দেব না। আমি মনে প্রাণে চাই কলকাতা আর দিল্লিতে একই দলের সরকার থাকুক, নইলে বাংলা বাঁচবে না। অর্থনীতি শেষ হয়ে গেছে, বেকারদের চাকরি নেই, 4000 টাকা 2000 টাকার চাকরি, এসএসসির নিয়ম নেই, টেটের দুর্নীতি। এটা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয়, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাকে তুলে দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে। আর এই কাজটা করার জন্য আপনাদের সঙ্গে আমি কাল থেকেই লেগে পড়বো। আর তৃণমূল কংগ্রেসকে বলি, ভাবছো হবে তুমি নাচাও, জগৎটাকে তুমি নাচাও, দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে 21-এর ভোটে তোমরা যেটা চাও না সেটাই হবে। কালকে তৃণমূলের এক পুরনো বন্ধু আমাকে একটা ভিডিও পাঠালেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের কর্মী হিসাবে আমি বিজেপি হটাও ভারত বাঁচাও স্লোগান দিয়েছিলাম, সেইটা পাঠিয়েছেন আমাকে। আমি নিচে লিখলাম, বন্ধু আমি যখন যা করি নিষ্ঠার সঙ্গে করি, তৃণমূলের কর্মী ছিলাম, তৃণমূলের হয়ে করেছি। আজকে কালকে যাচ্ছি মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে, সেখানে গিয়ে বলবো তোলাবাজ ভাইপো হটাও, তোলাবাজ ভাইপো হটাও, তোলাবাজ ভাইপো হটাও। বন্দে মাতরম, भारत माता की जय हिंद। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দাস দামোদর দাস মোদী जिंदाबाद। আমার বড় ভাই দাদা, कल्पना करिए 18 साल का लड़का हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के मंत्र के साथ फांसी के फंदे को चूमकर अपना बलिदान देता है। और उस वक्त देश भर के युवाओं में खुदीराम बोस के नाम की धोती पहनने की एक फैशन पड़ गई थी। यही खुदीराम बोस की ये भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी, पूर्व सांसद सतीश सामंत और हमारे जनसंघ के पूर्व सांसद दुर्गाचरण बैनर्जी को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमपी, एक्स एमपी, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष हुए हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी? दीदी, ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता,
मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं भेजती। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी को भेज रहे हैं, वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मगर किसान भाइयों, जब तक आप तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको 6,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो ढेर सारी योजनाएं। अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर आया, मैंने पूछा कि 6,000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला। मैंने बोला एक घर कहाँ से बना, कहाँ से बनी? उसने कहा लोन लेगी, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का कर मुझे दिया है, इसमें बैठकर आप तो बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं। और आज सुबह में अखबार लेकर कुछ बड़े नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आए हुए, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आपने वादा किया था बंगाल के विकास का। बंगाल पर को कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपक कर रहे, बंगाल के गरीबों को नहीं। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा इसकी सीएजी से जांच। ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए, इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। मित्रों, अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे। उनके गाड़ी के कॉन्वे पर
बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया। दीदी क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जान गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। पश्चिम में हमारे बच्चों मेरा को मार दिया, जगदल से इलान हल्दर को मार दिया, हावड़ा से कीकर माधी को मार दिया, कुछ बिहार से रोहिदास विश्वास को मार दिया, आरामबाग से आमिर अली खान को मार दिया, झारग्राम से रामपदा बेरा को मार दिया, कांची से शेख अजहर को मार दिया, बीरभूम से शंकरी बागड़ी को मार दिया, बिष्णुपुर से गोपाल चंद्र पाल को मार दिया और पूर्णिया से शिशुपाल सोशिश को मार दिया। कितने लोगों को मार दिया? ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ क्या हो गया है। पूरा बंगाल आपको बताने के लिए मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जानी चाहिए, परिवर्तन करना है या नहीं करना है? सुन लीजिए आवाज, बंगाल की जनता की आवाज। मित्रों, मैं आज ज्यादा बात करना नहीं चाहता, आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल के किसान की समस्या का हल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बंगाल के मजदूरों का समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बंगाल के अंदर आए दिन पर धमाके होते हैं, इसको बंद करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए चुनाव तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए काम किया। आज कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से जो यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, उनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स-एमपी, एमएलए, उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और बंगाल की जनता का अंत में आह्वान करना चाहता हूं कि एक आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया है या नहीं दिया? ये 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोना और बांग्ला बना देंगे। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ, विजय के निश्चय की मुक्ति दीजिए और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। भाई थोड़ा आपका कैमरा थोड़ा बाएं साइड। ये मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद आपका क्वार्टर आ रहा के जन्म स्थान पर है। थैंक यू। आकर यहाँ की मिट्टी को
कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की को चूमने का उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक। और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आज़ादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूँ, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूँ। और मैं आज यहाँ से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है। और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ऊंची राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ऊंची राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूँ और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त कर देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की को चूमने का उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक। और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आज़ादी के स्वप्न का नारा बन गया।
संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूं, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। और मैं आज यहाँ से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है। और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ऊंची राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ऊंची राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूं और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त कर दूं।